किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों यदि ऊपर फेंका जाता है तो वो कुछ देर बाद वापस लौट कर आ जाती है। भाई अगर मैं कम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो कम ऊपर जाएगी, ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, ये तो हम जानते हैं बच्चों। लेकिन अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकें कि वो वापस आए ही नहीं, हम उसे ढूंढते रह जाएं कि कहाँ गया भैया, तो ऐसे वेलोसिटी जो होती है बच्चों, उस वेलोसिटी को हम बोला करते हैं एस्केप वेलोसिटी। भाई किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऐसी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए, वो वापस लौट कर नहीं आए, या पृथ्वी का जो उसके साथ में आकर्षण है, जो प्यार है बच्चों, उस आकर्षण को भेद कर वो बाहर चला जाए। तो ऐसा वेग बच्चों जो कभी किसी वस्तु को दिया जाए कि वो वापस लौट कर नहीं आए, उस वेलोसिटी को बच्चों हम लोग कहा करते हैं एस्केप वेलोसिटी, अब पलायन वेग। और ये जो पलायन वेग होता है बच्चों, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। द मिनिमम वेलोसिटी विच शुड बी इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट एस्केप्स अप टू इन्फिनिटी। किसी ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो बाहर चला जाए, उस वेग को हम बोलते हैं बच्चों पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। और अभी हमको उसकी के बारे में बात करनी है बच्चों, काफी सारी हमको बातें यहां पर सीखने को मिलेंगी। देखिए अभी इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात करते हैं बच्चों। हम सबसे साधारण सा केस लेते हैं कि सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर था, लेट अस सपोज इट्स मास इज m, मैंने माना कि इसका मास बच्चों m है, और मैं इसे अर्थ के सरफेस से फेंक रहा हूं। मुझसे ये कहा है बच्चों कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी आई शुड इंपार्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये कहां तक चला जाए, इन्फिनिटी तक। भाई मैंने उसे यहां से फेंका, और यहां से फेंकने के बाद में भैया वो तो ऐसा गया कि लौट कर आया ही नहीं। तो वो जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी विच हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब सपोज कीजिए बच्चों ये जो अर्थ है उसका मास मैंने मान लिया m, और अर्थ की जो रेडियस है भैया वो मैंने मान लिया, लेट मी सपोज कि अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस r है, और मैंने जिस बॉडी को फेंका बच्चों उसका मास स्मॉल m। अब देखिए जब आप उस बॉडी को फेंक देंगे, उसके बाद में जो फोर्स लग रहा होगा वो उस बॉडी के बीच और अर्थ के बीच लग रहा होगा, लाजमी है बच्चों। जो फोर्स लगेगा व्हेन बॉडी हैज बीन प्रोजेक्टेड अपवर्ड, देन फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दिस मास एंड दिस अर्थ। कोई और बाहर से फोर्स तो नहीं लग रहा, जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के बीच लग रहा है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका मतलब यह है बच्चों कि जो मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व्ड है। क्यों भैया, क्योंकि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इस केस में बच्चों जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है बच्चों, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का जो सम रहेगा बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। हम यही घसीट के पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट रिसेंटली भी हम लोगों बच्चों यही बात करी है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बच्चों, तो k प्लस यू का सम कांस्टेंट। और इस तरीके से बच्चों हम लोग लें कि k i प्लस यू आई इज इक्वल टू बच्चों k f प्लस यू एफ। भाई k क्या, काइनेटिक एनर्जी, और यू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों। अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर। भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो होगी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस कितनी, इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। आपको जो डिस्टेंस लेनी बच्चों वो सेंटर टू सेंटर लेनी है। You have to write that distance from center to center, assuming its size to be negligibly small in comparison of size of earth। अर्थ के मास के कंपैरिजन में यदि इस मास को बहुत छोटा माना जाए भैया, तो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये होगी। अब जैसे जैसे ये मास ऊपर जाएगा बच्चों, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। भाई ये मास जैसे जैसे इसको रिसीड करेगा, इससे दूर जाएगा, नेचुरल सी बात है बच्चों उसकी स्पीड कम होती जाएगी। और मैं मिनिमम से मिनिमम भी अगर लूं बच्चों, तो इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कितनी आएगी, 0। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे, ऊपर पहुंचने के बाद भी इसके पास वेलोसिटी उतनी ज्यादा आएगी। भाई आप अगर इसको ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा, या मैं अगर बात करूं किसी पर्टिकुलर पोजीशन की, तो वहां पहुंचने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी रिटेन्ड होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन यदि बच्चों मैं इसको कम वेलोसिटी से फेंकूं, इफ आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट विथ लेस वेलोसिटी, तो वो ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, वो कम हाइट तक जाएगा, और उसके बाद में उस हाइट पर पहुंचने के बाद उसके पास में वेलोसिटी भी रिटेन्ड कम होगी। एक पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहा हूं। तो
तो अभी बच्चों हमें निकालना है कि हम मिनिमम से मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये इंफिनिटी तक चला जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी देने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वेलोसिटी दोगे तो उस केस में इसके पास में उस इंफिनिटी पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी बचेगी वो भी बच्चों मिनिमम बचेगी। तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों कितनी, 0। भाई मिनिमम से मिनिमम स्पीड जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। स्पीड जो है बच्चों वो मिनिमम से मिनिमम 0 होगी। और जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है बच्चों, तो ये लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, चूंकि दैट मास हैज बीन एस्केप्ड अप टू इंफिनिटी, वो द्रव्यमान अनंत तक पहुंच चुका है, अनंत तक पहुंच चुका है बच्चों, तो उस मास और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। भाई आपको दोनों की म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम नाम ही इसलिए देते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी ना केवल इस मास की है या ना केवल इस अर्थ की, वो तो दोनों की मिलाकर है। इट इज नॉट ओनली ऑफ कैपिटल एम, इट इज नॉट ओनली ऑफ स्मॉल एम, इट इज एक्चुअली म्यूचुअली दोनों की पारस्परिक कितनी है बच्चों, वो आ रही है आपके पास। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये आएगा बच्चों। और ये क्या होगा, ये हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0 माइनस 0। देखिए ये कितना 0 और ये कितना 0। और इस तरीके से बच्चों आपके पास में क्या होगा, आप स्मॉल एम को भी कैंसिल कर दीजिए। जब आप स्मॉल एम को कैंसिल कर देंगे बच्चों तो ये वी ई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और इक्वल टू माइनस वाला बच्चों राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ये वी ई स्क्वायर बाय 2 और इज इक्वल टू कितना, जी एम बाय आर, ये होगा। और इस तरीके से बच्चों वी ई स्क्वायर बराबर कितना, 2 जी एम अपॉन आर। और इस तरीके से बच्चों वी ई की वैल्यू कितनी आएगी, वी ई की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 2 जी एम बाय आर। सो ये आपके पास में जो वेलोसिटी आ गई बच्चों, ये कौन सी वेलोसिटी आई, एस्केप वेलोसिटी आई। मैं एक बार फिर से समझाया दे रहा हूं बच्चों। देखिए एक बात तो सर्टेन है कि जब ऑब्जेक्ट को उठा दिया गया है तो जो फोर्स लग रहा है वो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच लग रहा है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। किसी किसी के जहन में आ सकता है कि सर हमने उठाकर फेंका तो हमने फोर्स लगाया ना। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि भैया हमने उठाकर फेंका तो हमने फोर्स लगाया, तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल सही आई है बच्चों। पर यहाँ एक दूसरी बात जो सोचने लायक है वो ये है बच्चों कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कब के कर रहे हो, जब आप उसे छोड़ चुके हो, जब आपने उसको फेंक दिया उसके बाद की बात शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ साथ जा रहे हो, यू आर नॉट मूविंग अलॉन्ग विद दैट। हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं किसके लिए, जब हमने उसको फ्री कर दिया, व्हेन वी हैव रिलीज्ड इट आफ्टरवर्ड, जब मैंने उसको वेलोसिटी दे दी, मैंने उसको वी ई वेलोसिटी दी, उसके बाद में मैं साइड में हट गया। अब मैं बोल रहा हूँ भैया जो तुमको करना वो करो, मैं अब तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं। These calculations are being taken into the account when you have thrown the body afterwards. So हमने थ्रो कर दिया, उसके बाद हमने उसको वेलोसिटी दे दी। इनिशियली कितनी दी बच्चों, तो आपने शुरुआत में इतनी दी, बाद में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और लीस्ट से लीस्ट भी अगर वो हो सकती है बच्चों तो वो 0 हो सकती है, और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। इस तरीके से बच्चों ये आ गया। तो एस्केप वेलोसिटी बड़ी सरलतापूर्वक आ गई बच्चों, कितनी, अंडर द रूट 2 जी एम बाय आर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं बच्चों, ये जो एस्केप वेलोसिटी आई, आप देखिए ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रही। देखिए ये जिस बॉडी का मास आपने लिया था, जिसे आपने फेंका था, उसका मास आपने स्मॉल एम सपोज किया था, तो ये स्मॉल एम तो बच्चों कैंसिल हो चुका है, स्मॉल एम पर कतई डिपेंड नहीं कर रही। देखिए यहां जो मास है कैपिटल एम, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, जहां से फेंका है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि किसको फेंका है। मतलब कहने का बच्चों, मैं इस पेन को फेंकूं या इस डस्टर को फेंकूं, एक ही बात है। हाँ ये एक अलग बात है बच्चों कि इस पेन को फेंकने में मुझे ताकत कम लगेगी, इस डस्टर को फेंकने में मुझे ताकत ज्यादा लगेगी, बिकॉज इट्स मास इज लार्जर इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ दिस, दैट आई कैन मेक द कंक्लूजन। यस वो आता लगे कि इसको फेंकने में मुझे ताकत कम लगी और इसको फेंकने में मुझे ताकत यानी कि फोर्स ज्यादा लगा। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात है बच्चों कि अगर मैं इसे इन्फिनिटी तक फेंकूं और इससे भी इन्फिनिटी तक फेंकूं, तो दोनों को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, उन्हें पलायित करने के लिए, उन्हें एस्केप कराने के लिए मुझे सेम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। दैट वुड बी एब्सोल्युटली independent of the mass of the body which has been projected up.
जो उस बॉडी के मास पे कतई डिपेंड नहीं करती। और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और देखूं बच्चों, तो देखिए इसे मैं और भी लिख सकता हूं √2gm/r। तो ये बच्चों ये gm को मैं gr² भी लिख सकता हूं। आप जानते हैं बच्चों कैपिटल gm बराबर gr² होता है और अपॉन में r होगा बच्चों, r से r कैंसल हो जाएगा, सो दिस वुड बी √2gr। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी। बच्चों ये आपके पास में पलायन वेग का एक और सूत्र आ गया, एक और सूत्र आ गया बच्चों। अगेन आई टेल यू पीपल दैट एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी व्हिच इज प्रोजेक्टेड अप, वेदर यू थ्रो अ स्मॉल बॉडी, अ लार्ज बॉडी, अ वेरी लार्ज बॉडी, अ वेरी वेरी लार्ज बॉडी। भाई मैं यहां से एक प्लास्टिक की बॉल को ऊपर फेंकूं, एक टेनिस बॉल को फेंकूं, एक फुटबॉल को फेंकूं, एक लेदर बॉल को फेंकूं, अगर मैं उनको इंफिनिटी तक पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे सबको समान वेग देना पड़ेंगे, और वो वेग उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू ये हो सकती है, उसकी वैल्यू ये हो सकती है। हमने ये जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बच्चों डिराइव किया है, ये हमने किया है अर्थ की सरफेस पे से, पृथ्वी की सतह पे से। तो ये आ गया बच्चों। अच्छा अगर मैं पर्टिकुलरली अर्थ की सरफेस पे ही बोलूं, चलिए साहब, फ्रॉम अर्थ सरफेस, यदि मैं पृथ्वी की सतह से ही बात करूं, ये लीजिए बच्चों, यदि मैं अर्थ की सरफेस से ही बात करता हूं तो ये कितना आएगा, √2, g की वैल्यू 9.8 होती है भाई अर्थ की सरफेस पर, और r अर्थ की रेडियस बच्चों जो कि जनरली ली जाती है 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए बच्चों, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए और सारा कैलकुलेशन करके देखिए, यू विल फाइंड इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। 11.2 किलोमीटर। एक्चुअली आपके पास में जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, समवट 11,200 मीटर आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं किलोमीटर में अगर बात करूं तो बच्चों वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये किलोमीटर में है बच्चों, कि ध्यान रखिए। अर्थात अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या इससे भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इवन with this velocity or more than this velocity, वो ऐसा जाएगा कि वापस लौटकर नहीं आएगा। तो ये एक बहुत काम की बात है बच्चों कि एस्केप वेलोसिटी पहली बात तो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती, और अर्थ की सरफेस पर से बच्चों 11.2। अगर आप कहीं और से बात करेंगे तो फिर देखिए एस्केप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फिर एस्केप वेलोसिटी बच्चों चेंज हो जाएगी। पर्टिकुलरली ये तो हमने बात करी है कब, जब आपने उसको इतनी वेलोसिटी दी कि वो ठीक इन्फिनिटी पर पहुंचे, लीस्ट वेलोसिटी इतनी, इससे ज्यादा दोगे तो कोई बात नहीं बच्चों। तो ये आपके पास में पलायन वेग आ गया, एनीवेज उसकी वैल्यू आ गई √2gm/r या फिर इतनी आ गई। और यहां पर बच्चों जो है मैं एस्केप वेलोसिटी जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू बच्चों इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लोग जानते हैं क्या, 4/3 πg ρr। स्मॉल जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो होती है बच्चों वो ये होती है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, √2 × 4/3 πg ρr, ये आ गया बच्चों, × r आ गया, × r आ गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आई विल फाइंड दिस इज 8/3 πg ρr²। So this is the escape velocity from the surface of earth। अब पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होगा बच्चों, अर्थ की सरफेस पे से एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये वो आ गई। चलिए साहब ये आ गई, ये आ गई, या फिर ये आ गई। तो दीज ऑल आर द आइडेंटिटीज फॉर दिस। और पर्टिकुलरली अर्थ की सरफेस पे बच्चों इतनी, हाँ अगर आपने मान लीजिए अर्थ की सरफेस पे कुछ हाइट पे चले गए या कुछ डेप्थ पे चले गए तो फिर वो चेंज होगी, वो कितनी होगी बच्चों उस बारे में आप अभी हम चर्चा करेंगे। बट मैं एक बार एक काम करता हूँ, जितने हमारे पास में आइडेंटिटीज आई हैं बच्चों उन्हें एनलिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला क्या आया आपके पास में, एक आया बच्चों √2gm/r, और ये फार्मूला हमें ये क्लियर बता रहा है कि एस्केप वेलोसिटी बच्चों उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रही जिससे फेंका है, बल्कि उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड कर रही जहां से फेंका है, एक बात। और दूसरी बात बच्चों ये आ गया, दूसरा फार्मूला इसका ये आ गया। और तीसरी जो आइडेंटिटी इसकी जो बनकर आई है बच्चों वो ये आई है, हम ये देख चुके बच्चों। अब एक काम की बात मैं आपको बताता हूं। देखिए जब आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका, जब आपने उसको पलायन वेग से फेंका, तो उस केस में क्या हो रहा है बच्चों, व्हेन इट इज थ्रोन विथ एस्केप वेलोसिटी, तो उस केस में उसकी मैकेनिकल एनर्जी देखिए क्या आ रही है। मैं जानना चाहता हूं उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही है। तो जरा गौर कीजिए, आपने मैकेनिकल एनर्जी क्या थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, जितनी शुरुआत में उतनी फाइनल है, जितनी शुरुआत में है उतनी ही इन्फिनिटी पर है। इनफैक्ट थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में सेम है। ऐसा नहीं कि यहां पर शुरुआत में जितनी है उतनी फाइनल है और बीच में चेंज हो गई,
नहीं, हम लोग वर्क एनर्जी पावर में भी देख चुके हैं कि जितनी शुरुआत में होती है उतनी बीच में होती है, उतनी यहाँ पर होती है, उतनी यहाँ पर होती है, हर जगह उतनी ही रहती है। तो फाइनली कितनी है, फाइनली देखिए कितनी आ गई बच्चों, ये 0 और ये भी 0, मतलब फाइनली कुल मिलाकर 0, मतलब इनिशियली भी कितनी रही होगी, 0 रही होगी। फिर से खोपड़ी लगाइएगा बच्चों, ये कितना है, 0 है, ये कितना है, 0 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है, मतलब इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद फाइनल एनर्जी 0 है। और हमने क्या बोला, ये एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, एक ऐसा इवेंट है जिसमें पूरी जर्नी में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो मतलब अगर फाइनली 0 है तो इनिशियली भी 0 रही होगी और बीच में भी हर जगह 0 रही होगी। और ऐसा कैसे पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि आपको पता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो रही है, दोनों की वैल्यूज बाई चांस सेम है और साइंस अपोजिट है, और इस कारण जो वैल्यूज हो रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर बच्चों के थ्रू आउट द जर्नी बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। बहुत काम की बात बताइए बच्चों मैंने आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ एस्केप वेलोसिटी देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी रिमेन्स 0। ये है बच्चों, और इसी में लगे हाथों दो बातें आपको और लिखनी होंगी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा, जैसे 11.2 थी, इससे भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंका बच्चों, तो उस केस में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव होगी बच्चों, और उस केस में इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद भी उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी शेष बच जाएगी। इट विल रिटेन सम वेलोसिटी इवन आफ्टर रीचिंग टू इन्फिनिटी। ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बच्चों। और तीसरी बात भी बता रहा हूं मैं आपको, पहले तो मैं फिर से बात को रिवाइज कर रहा हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी which is given by all of these identities, when an object is thrown with exactly escape velocity then it reaches to infinity. After reaching to infinity its speed becomes 0 and इस केस में मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव 0 है, mechanical energy in this case is 0. And if the object is thrown with velocity even larger than escape velocity, then after reaching to infinity, it will reach to infinity, after reaching to infinity it will retain some velocity and mechanical energy would be positive. और तीसरी बात बच्चों, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका, when object is thrown with velocity even less than escape velocity, तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों नेगेटिव आएगी, और मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आएगी, और साथ में दूसरी बात ये बच्चों कि इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद वो इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इस केस में बच्चों इट वॉन्ट बी एबल टू रीच इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर पहुंचने से पहले ही वो वापस से लौट कर आ जाएगी। अभी हम लोग जब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फंडा पढ़ेंगे बच्चों तब इनके बारे में हम और चर्चा करेंगे, लेकिन ये तीन बातें मैंने आपको जरूर अच्छी बताई बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट को अपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका तो मैकेनिकल एनर्जी 0, इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी पर पहुंचेगी और वहां पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0। और दूसरी बात, अगर मैंने उसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंका तो वो इन्फिनिटी पर पहुंचेगी, कुछ वेलोसिटी उसके पास बच जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। और अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका तो वो इन्फिनिटी तक पहुंचेगी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आएगी और वो वापस से लौट कर आ जाएगी। तो ये तीन बातें बच्चों जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, सिंपल से दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। चलिए काम करते हैं। कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट whose density and radius both are double of earth। क्या कहा बच्चों, कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट whose density and radius both are double of the earth। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, शायद हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी लिया हो। तो देखिए हमें क्या बोला बच्चों, एस्केप वेलोसिटी किसी भी सरफेस की प्लैनेट से बच्चों ये होती है। अब अगर मैं प्लैनेट की अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ के लिए कितनी है, 8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर मैं प्लैनेट से बात करूं बच्चों तो कितनी होगी, 8/3 पाई, ये लीजिए ये 8/3, ये पाई, ये जी, और डेंसिटी कितनी बच्चों, ट्वाइस है, और रेडियस भी कितनी बच्चों, ट्वाइस है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि अर्थ की डेंसिटी रो और प्लैनेट की डेंसिटी 2 रो, अर्थ की रेडियस r और प्लैनेट की डेंसिटी बच्चों 2r। यही कहा बच्चों, डेंसिटी एंड रेडियस बोथ आर डबल ऑफ अर्थ। दोनों का रेशो ले लीजिए, दोनों का रेशो लेंगे, 8/3 कैंसल, पाई कैंसल, जी कैंसल, रो कैंसल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आएगा 1, और अपॉन में 2 इंटू कितना बच्चों, 2 स्क्वायर।
क्या कहा हमने दोनों का रेशो लिया, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये बचा 2 और ये 2 का स्क्वायर मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेने पर बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और अर्थ की सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी आती है बच्चों दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। सो बच्चों ये वीपी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 11.2 इंटू 2√2 will give you a 22.4√2 किलोमीटर पर सेकंड। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, अमूमन हमारी आदत होती है हम लोग वेलोसिटी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा कोई सिंपल सी कोई एग्जाम और उसमें पूछ लें इसके वेलोसिटी कितनी, तो हो सकता है एक आंसर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और हम खट से लगा दें, क्योंकि हमारी आदत है मीटर पर सेकंड में ही काम करते हैं। बट यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड नहीं बच्चों, किलोमीटर पर सेकंड है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, एक और काम कर लेते हैं, चलिए। कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट whose mass and density, whose mass and radius both are half of earth। आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है कि आपको एक ऐसे प्लैनेट की सरफेस पे ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसका मास और रेडियस दोनों क्या है, अर्थ के मास के 1/3। तो वीडियो को पॉज करके करिए, शायद हो सकता है इतनी देर में आप लोग कर भी चुके हो। तो हम लोग देखें बच्चों यहाँ पर इस बारे में। तो पहली बात, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे बोलूं बच्चों तो वो कितनी है, √2gm/r ये है। और अगर प्लैनेट के सरफेस पे जाएंगे बच्चों तो vp इज इक्वल टू 2g, मास कितना बच्चों उसका m/2, m/3 दे रखा है मेरे ख्याल से, m/3 दे रखा है। और रेडियस बच्चों r/3 दे रखी है, कुछ ऐसा दे रखा है आपको कि उसका जो मास और जो रेडियस है वो दोनों अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 है। तो मास हो गया उसका m/3 और रेडियस हो गई r/3। दोनों का रेशियो लीजिए बच्चों, 2g m r कैंसिल हो जाएंगे, और इवन 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज 11.2, दिस इज वीपी, द रेशियो इज 1:1। सॉल्विंग दिस विल गिव यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपके पास में एस्केप वेलोसिटी आएगी, यानी कि पलायन वेग आएगा। तो पलायन वेग जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा इस केस में, 11.2। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उतना का उतना ही आ गया बच्चों। तो बड़ा सिंपल सी बात थी। अच्छा देखिए, हमने ये जो एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करी बच्चों, तो हमने ये तो देखा कि थ्रू आउट द जर्नी उसके मैकेनिकल एनर्जी 0 है, और इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी भी कुछ बचती नहीं है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब यहाँ पर एक और काम की बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इस केस में हमने जब एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया तो हमने कहीं पर भी कोई डायरेक्शन के बारे में बात करी कि हमने उसको वर्टिकली फेंका है या वर्टिकल के साथ में किसी एंगल पे फेंका है। उस फार्मूले को डिराइव करते समय आप देखिए हमने कहीं पर भी कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी। मतलब यह बच्चों की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती कि आपने उसको कहां से फेंका है, किस डायरेक्शन में फेंका। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सिंपल कि भैया अर्थ के सरफेस पे से एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। भाई अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, तो बताइए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ लोग घंटी बजाएंगे दिमाग की कि यार सर अपन उसको वर्टिकली फेंकते हैं तो सर 11.2 आती है, सर अपन वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं तो सर अपन एक काम करते हैं इसको cos 45 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर रिजॉल्व करेंगे ना सर, ऐसा कर लें। कोई बोलेगा कि नहीं सर अपन एक काम करते हैं अपन इसको ना डिवाइड कर देते हैं। और किसी के दिमाग में आ सकता है कि नहीं साहब cos 45 नहीं sin 45 लिखो, कुछ भी दिमाग में आ सकता है बच्चों, दिमाग है ये तो, ठीक है ना। और अगर है तो आएगा दिमाग में, नहीं होगा तो आएगा ही नहीं। तो बच्चों यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको कि जब हमने एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव किया तो हमने कहीं डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, प्रक्षेप की दिशा पर निर्भर नहीं करता। भाई आप उसको ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, ऐसा फेंको, एट व्हाट पर्टिकुलर एंगल यू आर थ्रोइंग द बॉडी फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट, आप जहां से उसको फेंक रहे हैं बच्चों वहां जैसा मर्जी एंगल पे फेंकिए, एस्केप वेलोसिटी उसकी दिशा पर, प्रक्षेप की दिशा पर कतई निर्भर नहीं करता। तो ये बहुत काम की बात है बच्चों।
हाँ, एक बात जरूर है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में आपकी लॉन्चिंग साइड चल रही है, जैसे अर्थ घूम रही है, आप अगर उसी डायरेक्शन में फेंकेंगे तो आपको फेंकना रिलेटिवली आसान होगा, और अगर आप उसके अपोजिट फेंकेंगे तो ऑब्वियसली आपको फेंकना मुश्किल होगा। भाई अगर मैं चलती हुई गाड़ी के साथ में जाऊंगा तो मेरे लिए चलना आसान है, लेकिन अगर मैं उसके अपोजिट जाऊंगा तो लाजमी है कि मेरे लिए चलना उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक बात मैं जरूर मान सकता हूं बच्चों। हाँ, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये मैं कह सकता हूं कि बच्चों अगर मैंने उसे लॉन्चिंग साइड की डायरेक्शन में फेंका, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में फेंका, तब मेरे लिए फेंकना सुलभ, आसान, सरल हो जाएगा। अदरवाइज मेरे लिए वो फेंकना बच्चों कठिन होगा। तो ये एक बात जरूर मानी जा सकती है, लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो आप वर्टिकली फेंकिए 11.2 आएगा, वर्टिकल के साथ में किसी एंगल पे फेंकिए वो 11.2 ही आएगा बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इस पर हम छोटी सी इस पे एक छोटा सा सम करते हैं। चलिए, आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी, कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी एट हाइट कैपिटल आर फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से कैपिटल आर ऊंचाई पर पलायन वेग की गणना कीजिए। अब वो क्या करना है बच्चों, अर्थ की सरफेस से कैपिटल आर हाइट पर एस्केप वेलोसिटी बतानी है, जबकि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल आर अर्थ की रेडियस है। तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके बच्चों करिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। और कैसे करेंगे अब मैं आपको वो बता देता हूं। ये लीजिए साहब, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां से उठाया, मैंने ये साहब, ये रहा हमारी अर्थ, ये रही हमारी पृथ्वी। अभी ये अर्थ की रेडियस कितनी है बच्चों, आर है, और आपने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे, आर हाइट पे फेंकना है। तो आपसे क्या पूछिए बच्चों, एस्केप वेलोसिटी। कैसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन में एक बात सर्टेनिटी के साथ में आप समझ लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो रहेगा बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर कुछ कुछ ऐसा रहेगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही आपसे पूछी है, ये लीजिए, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों इस केस में, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप लेंगे बच्चों। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी आर प्लस आर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी बच्चों आर प्लस आर। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, बिकॉज वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द लीस्ट स्पीड, एंड फॉर द लीस्ट स्पीड आफ्टर रीचिंग अप टू इन्फिनिटी इट विल एक्वायर द लीस्ट स्पीड, दैट वुड बी जीरो। एंड पोटेंशियल एनर्जी का जहां तक सवाल है बच्चों, तो चूंकि वो ऐसी चली गई है कि वापस लौट कर नहीं आ रही, मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई है, इट हैज एस्केप्ड अप टू इन्फिनिटी, जहां ग्रेविटेशन है ही नहीं वहां चली गई है, तो मतलब इन्फिनिटी हो गया बच्चों, ये लीजिए। और इस तरीके से फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, स्मॉल m तो बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों ve²/2 इज इक्वल टू, दिस इज कैपिटल जी एम अपॉन कितना बच्चों 2r, ये आ गया। अभी 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एस्केप वेलोसिटी जो आएगी बच्चों, दैट वुड बी अंडर द रूट gm/r। वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास में आ जाएगा √gm/r। अब चाहे तो आप यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये लीजिए साहब, इस तरह से भी कर सकते हैं gr²/r, और r से r क्या हो गया बच्चों, r से r कैंसिल हो गया, सो इट वुड बी अंडर द रूट gr। तो ये लीजिए, इस तरीके से बच्चों आपके पास में एस्केप वेलोसिटी आ गई। तो कुल मिलाकर अगर आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न करना है बच्चों, तो सिंपल सा काम यही करना होगा, आपको एक ही घिसी पिटी सी बात करनी है, आपको मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है, कांस्टेंट करना है, और मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट करने के बाद में सिंपली आपका काम हो जाएगा इस तरह से। तो ये बच्चों हमारे पास में आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये लीजिए साहब, आपके पास में कोई 2 प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट ये बच्चों जिसका मास है m1 और इसकी रेडियस है r1, और दूसरा एक और प्लैनेट है बच्चों जिसका मास है m2 और इसकी रेडियस है r2। दीज आर 2 प्लैनेट्स, और इनके मासेस m1 और m2 हैं, इनकी रेडाई r1 और r2 हैं। और बच्चों ये लीजिए, ये इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, एंड लेट अस सपोज दैट सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इज d। ये मास m1 रेडियस r1, मास m2 रेडियस r2, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, d है। आपको ये करना है बच्चों कि इनके ठीक सेंटर पर, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके ठीक मिड पॉइंट पर या उसके ठीक सेंटर पॉइंट पर एस्केप वेलोसिटी क्या आएगी आपको बतानी है। उसके ठीक केंद्रीय बिंदु से पलायन वेग कितना होगा बच्चों, वो आपको बताना। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे।
आपको ये क्वेश्चन खुद से हल करना है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके करिए। अब जब हम इसको करेंगे बच्चों तो फिर क्या होगा, सबसे पहली बात जब आप इसको फेंक देंगे तो जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों और इस तीसरे के बीच लगेगा। भैया इसका मास मैंने मान लिया m kg, मैंने मान लिया m किलोग्राम बच्चों। अब जो फोर्स लग रहा है वो इन तीनों के बीच लग रहा है। क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? इन दोनों के बीच में लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, ना तो इन दोनों के बीच, ना इन दोनों के बीच, और ना ही इन दोनों के बीच। तो ऐसा कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, और जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इन तीनों के बीच लग रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होने के कारण बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सो E वुड बी कांस्टेंट। और इस तरह से बच्चों K प्लस यू बराबर कांस्टेंट, तो K1 प्लस U1 बराबर K2, या यूं बोला जाए इनिशियल बराबर फाइनल। कुछ ऐसी घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों। अभी देखिए शुरुआत में आपने उस वो जो मास है जिसका मास आपको कैलकुलेट करना, और जिसकी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, उसको आपने स्मॉल m सपोज करा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का जहां तक सवाल है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? वो हो जाएगी -gm1 m2 अपॉन d/2। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? d/2 होगी ना, बिकॉज एज आई टोल्ड दिस इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ये आएगा। और उसके बाद में बच्चों अगर हम दूसरे अगर देखें, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, अभी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -gm1 m2 अपॉन d। ये हो गया बच्चों, आपने इन दोनों की निकाली, इन दोनों की निकाली। अब उसके बाद में आप इन दोनों की निकालिए। जब आप इन दोनों की निकालेंगे तो बच्चों क्या होगी? इन दोनों की हो जाएगी -gm1 m2 अपॉन d। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो दोनों प्लैनेट्स थे, उन दोनों प्लैनेट्स के बीच का, उन दोनों प्लैनेट्स का जो मास था बच्चों वो कितना था? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? d थी। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बच्चों। देखो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाले अगर हम बात करें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी जो आपने दी है बच्चों वो सिर्फ इसको दिए, यू हैव इम्पार्टेड वेलोसिटी टू दिस बॉडी ओनली, और ये वेलोसिटी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी देखे जाए तो बच्चों इन दोनों की प्लस इन दोनों की प्लस इन दोनों की, इस तरह से हमारे पास में काम हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। और फाइनली इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद क्या होगा बच्चों? इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लीस्ट वेलोसिटी अगर देंगे तो फिर इन्फिनिटी पे पहुंचने पर 0 हो जाएगी। और जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का जहां तक सवाल है तो वो कितना होगा? -gm1 m2। और ये जो स्मॉल m है बच्चों, दिस स्मॉल m हैज रीच्ड टू इन्फिनिटी, ये स्मॉल m इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो इन्फिनिटी से m1 की डिस्टेंस, इन्फिनिटी स्मॉल m से m1 की डिस्टेंस इन्फिनिटी, और फिर gm2m अपॉन इन्फिनिटी वापस से। भाई ये जो स्मॉल m है ये कहां पर पहुंच चुका है? अनंत पर। तो स्मॉल m अगर अनंत पर पहुंच चुका है बच्चों तो स्मॉल m की m1 से डिस्टेंस इन्फिनिटी, स्मॉल m की m2 से डिस्टेंस भी इन्फिनिटी। और बच्चों ये जो m1 और m2 है, m1 और m2 हैं वो तो जैसे रखे थे वैसे के वैसे ही रखे, उन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस में आपने कोई चेंज फेरबदल नहीं किया है। ये स्मॉल m कहाँ पहुंच चुका? इन्फिनिटी पर। तो स्मॉल m की इससे डिस्टेंस इन्फिनिटी, स्मॉल m की इससे डिस्टेंस इन्फिनिटी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो वैसी की वैसी। तो वापस से बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और वैसे भी बच्चों मैंने आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर भी ये बात बताई थी कि आप इन दोनों की अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे ये शुरू में थे वैसे ही बाद में रहेंगे। जिनमें चेंजेस आते हैं आप उनको लिखिए, जो शिफ्ट हुआ है, जो डिस्प्लेस हुआ आप उसको लिखिए। भाई स्मॉल m इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू सम अनदर पोजीशन, तो आप स्मॉल m की इन दोनों के साथ, स्मॉल m की इसके साथ, स्मॉल m की इसके साथ में इनिशियल वाली और फाइनल वाली निकालिए। इन दोनों की अगर नहीं भी लिखते तो कोई वादा नहीं, क्योंकि बच्चों ये पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही ऐसे, बाद में ये कैंसल हो जाएंगे। और ये सब बच्चों कैंसल हो गए। स्मॉल m कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो गया बच्चों। ये लीजिए, तो ये कितना आ गया बच्चों? v² अपॉन 2 बराबर, ये देखिए, अच्छा ये d/2 है, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में उसने घूम फिर के न्यूमरेटर में जाना है, तो न्यूमरेटर में जाएगा बच्चों तो ये आएगा कितना? 2gm1/d। और दूसरा वाला बच्चों 2gm2/d। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा हूं बच्चों। ये gm1 अपॉन d/2 है। अब ये 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया, और ये 2 भी ऊपर चला गया तो ये आ गया। अब यहां से बच्चों ये आपके पास में v² बराबर कितना आएगा? अब ये 2 को इधर ले जाइए, तो 2 को इधर ले जाएंगे बच्चों तो ये 4 टाइम्स ऑफ gm1/d प्लस gm2/d।
ये आ गया बच्चों। अभी देखिए ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 2 इधर चला गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 4, इधर भी हो जाएगा 4 और 4 कॉमन निकाल दिया तो ये आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों यदि हम VE की वैल्यू निकालें तो देखिए इसका स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों बाजू स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो बच्चों हो गया 2, और यहाँ पर बच्चों अगर मैं देखूँ तो G/D कॉमन आ रहा है और ये आ जाएगा कितना M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, ये आपके पास में आ गई एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। ये पलायन वेग आ गया बच्चों आपके पास में। अगेन यू कैन सी जो स्मॉल m था वो कैंसिल हो चुका है बच्चों। एक बात सर्टेनिटी के साथ में आप समझ सकते हैं कि स्मॉल m उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी एस्केप वेलोसिटी जिसे आपने फेंका, जहां से फेंका उसके मास पर डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, जिस डायरेक्शन में लॉन्चिंग साइड चल रही है उस डायरेक्शन में अगर आप फेंकेंगे तो फेंकना आसान है, अदरवाइज आपके लिए फेंकना मुश्किल है। वो तो एक जनरल सी बात है बच्चों, वो कोई छोटी क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। और अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका बच्चों तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उस केस में वो 0 रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो पॉजिटिव रहेगी और कम से फेंकेंगे तो नेगेटिव रहेगी, उसमें इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगी बच्चों। एक बात यहाँ पे बता दूं, हमने एस्केप वेलोसिटी निकाली है। अगर कभी आपसे एस्केप एनर्जी पूछ लें तो एस्केप एनर्जी क्या होगी, सिंपली जो एस्केप वेलोसिटी आई है भाई, आप वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में देते हैं, यू पीपल नीड टू प्रोवाइड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो एस्केप एनर्जी होगी, जो पलायन ऊर्जा होगी, उसकी वैल्यू होगी बच्चों कितनी, हाफ mv²। जैसे इसी केस में अगर आपसे पूछ लेते कि पलायन ऊर्जा बताइए तो आप क्या करेंगे, ये जो ve² आया इंटू हाफ m कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको यही बताऊं तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हाफ m और ve² की वैल्यू कितनी, ve² की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ G/D इंटू कितना बच्चों, M1 प्लस M2। ये लीजिए, सो दिस विल गिव यू क्या मिल जाएगा बच्चों इस केस में आपको, ये आपको मिल जाएगा एस्केप एनर्जी। पर 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए, वो बाकी सब सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये हो जाएगी 2G स्मॉल m अपॉन D इंटू M1 प्लस M2, ये आ जाएगी। हाँ, एक बात आप समझ सकते हैं बच्चों कि यस, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जो एस्केप एनर्जी होगी बच्चों, वो निश्चित रूप से उस बॉडी के मास पर डिपेंड करेगी जिसे आपने फेंका। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इससे फेंकूंगा तो फेंकना मेरे लिए आसान है, इससे फेंकूंगा तो मेरे लिए फेंकना मुश्किल है, थोड़ा सा मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि ये भारी है। तो एस्केप एनर्जी ऑफ कोर्स बॉडी के मास पर डिपेंड करेगी, बट एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पर कतई डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का बच्चों मैं आपको एक फार्मूला भी बताता हूं। एज सच तो हमारे पास में ये मेथड है जिसमें हम एनर्जी को कंजर्व करके काम कर लिया करते हैं, बट देयर इज अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या हो सकती है बच्चों, हम एक काम करेंगे, एस्केप वेलोसिटी का एक डायरेक्ट फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको। एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू होगा अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ v इंफिनिटी माइनस v इनिशियल। ये सिंपल, ये एक फार्मूला है बच्चों आपके पास में एस्केप वेलोसिटी का, अंडर द रूट 2 v इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी पर पोटेंशियल बच्चों, इंफिनिटी पर पोटेंशियल जो कि नेचुरली 0 होता है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल जो कि नेचुरली 0 होगा। और vi मतलब बच्चों जो इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल था वो, यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, v इंफिनिटी क्या, इंफिनिटी का पोटेंशियल, और vi क्या बच्चों, जहां इनिशियली जहां पर बॉडी थी उस पॉइंट का पोटेंशियल। इस तरह से हम लोग एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको बताऊं बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूं, इनिशियली बॉडी वाज हियर, इनिशियली जो बॉडी थी बच्चों आपकी वो यहां पर थी, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना होगा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो दोनों के कारण होगा। पहले के कारण कितना, 2G M1 upon D/2, this is the potential due to first body and potential due to second body at the very same point। अगर हम देखें बच्चों, या डायरेक्ट टोटल ही निकाल लेते हैं, चलिए काम करते हैं। टोटल इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा इस पोजीशन पर होगा बच्चों -2 टाइम्स ऑफ G M2 अपॉन D/2। भाई आपने क्या करा, इस पोजीशन पर पोटेंशियल निकाला, इसके कारण पोटेंशियल निकाला वो ये आया, और फिर इसके कारण निकाला बच्चों वो ये आया। इस तरीके से हमारे पास में काम हो जाएगा। और ये लीजिए साहब, आप इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 जो है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, -4 G/D कॉमन आ जाएगा, और इस तरीके से बच्चों का M1 प्लस M2। होप आपको मेरी बात समझ में आई है मैंने क्या कहा है। भाई 2 जो डिनोमिनेटर में उससे न्यूमरेटर में जाना है, और ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाना बच्चों, और इस तरीके से आपके पास में इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल आ जाएगा, और इन्फिनिटी पर पहुंचने पर बच्चों पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। इन्फिनिटी पर पहुंचने पर पोटेंशियल बच्चों 0 आ जाएगा, और इस तरीके से
इस तरीके से बच्चों हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं उसे यहाँ पर फीड कीजिए। जब आप इसे यहाँ पर फीड करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, आप क्या पाएंगे, हम यहाँ पर ये लीजिए साहब वी ई बराबर अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी इंफिनिटी। वी इंफिनिटी कितना बच्चों, 0 है, वी इंफिनिटी जो है 0 है। अच्छा मैंने एक गलती कर दी है, ये गलती आपको समझ में आई होगी कि सर ये 2 कहाँ से आ गया, 2 तो होना ही नहीं चाहिए था शुरुआत में, भाई देयर वाज नो नीड ऑफ 2, वो मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली मैंने 2 को यहाँ पर भी लिख दिया। भाई आप इस पोजीशन पर इसके कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो ये आ रहा है, इस पोजीशन पर इसके कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो ये आ रहा है, तो ये तो बच्चों 2 घूम फिर के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 ही कॉमन आएगा इस तरह से। और फिर अब आप फार्मूले में रखिए तो ये क्या बच्चों, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। दिस इज 2g/d इंटू क्या बच्चों, m1 प्लस m2, ये लीजिए। और इस तरीके से बच्चों हमारा काम हो जाएगा। देखिए हमने क्या करा बच्चों, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना लाजमी है 0 और इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल बच्चों लाजमी है इतना, और माइनस माइनस प्लस होकर बच्चों ये आ जाएगा और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों 2 अंडर द रूट ऑफ g/d इंटू कितना आएगा बच्चों, m1 प्लस m2। सो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जो तरीके से सॉल्व किया था उससे भी यही आया था। तो ये बच्चों आपके पास में है 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट वी इंफिनिटी माइनस वी आई। अब यहाँ जब मैंने ये फार्मूला लिखा तो कुछ लोग बोला करते हैं साहब कि आपने ये इन्फिनिटी का पोटेंशियल लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, आप देखिए इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो हमेशा 0 होगा तो डायरेक्ट 0 लिखो ना, क्या दिक्कत। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बच्चों तो बहुत सही सोच रहे हैं। ये किसी किसी के दिमाग में आता है कि सर इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो श्योरली 0 होना है तो फिर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आप इतना ही बोलते ना कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी आई। क्यों भाई, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूं अब एक्चुअली यहां पर इसका मतलब क्या है। ये जो वी इंफिनिटी है इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं, इसे मैं लिख देता हूं बच्चों फाइनल पोजीशन, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसे मैं फाइनल लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं फार्मूले को बच्चों, फाइनली। अब जैसे इस केस में फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली बॉडी इंफिनिटी पर पहुंच रही है। भाई एस्केप कराना है मतलब फाइनली बॉडी कहां पर पहुंच रही है, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर पहुंच रही है। तो और ये आपने लिख दिया भाई वी आई क्या, इनिशियल पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, ऑब्वियसली ग्रेविटेशन पोटेंशियल। दिस इज द इनिशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दिस इज द फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये प्रारंभिक गुरुत्व विभव और ये अंतिम गुरुत्व विभव है बच्चों। अब जब मैंने ये भी लिखा तो कई लोगों को समझ में आता है कि सर ये भी देखिए, आप बात तो वही हो गई, आप उसे वी इंफिनिटी लिखिए या वी फाइनल लिखिए, पहुंचना तो उसने फाइनली इंफिनिटी पर ही है और इंफिनिटी के बाद में पोटेंशियल 0 होना ही है। सो ये लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करो, इसको 0 करो, 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस दिस, मतलब ये आंसर करो ना, खत्म खेल करो ना, हमको भी घर जाने दो। पर बच्चों ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली यहां पर वी एफ जो है बच्चों, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द फाइनल पोजीशन। पर इसको मैं इस तरह से बोलूं बच्चों कि ये उस पोजीशन का पोटेंशियल है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है। जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों 0 हो रही है, ये उस पर्टिकुलर पोजीशन का पोटेंशियल है। हेयर वी एफ इज द पोटेंशियल, यहां पर ये जो है बच्चों, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज बिकमिंग 0, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो बच्चों, यहां पर मैंने एक मास लिया था, यहां पर भी एक मास लिया था, समवाट इनके एक मास m था, एक मास 4m था, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6r थी, ऐसा कुछ दे रखा था मैंने आपको क्वेश्चन। और आपको मैंने बोला था कि आप पहले वाले की सरफेस पे से मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे, पहले वाले की सरफेस पे से आप मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे कि वो दूसरे वाले की सरफेस पे पहुंचे, याद आ रहा होगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहां से यहां तक का काम नहीं करते, हम सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट तक का काम कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट को अगर वो क्रॉस कर गया या न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली वहां तक तो पहुंचेगा ही। न्यूट्रल पॉइंट से पहले इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण फोर्स ज्यादा होगा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद उसके कारण फोर्स ज्यादा होगा। तो जब यहां से यहां जाता है तो बॉडी रिटार्ड होती है और यहां से यहां जाता है तो बॉडी एक्सेलरेट होती है। अगर आपको धुंधला धुंधला से याद आ रहा हो बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर मैंने आपको कराया था। तो उस केस में भी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। भाई एस्केप वेलोसिटी से मतलब होता है बेसिकली वो वेलोसिटी दो जिसके बाद में बॉडी जो है बच्चों वो इंफिनिटी तक पहुंच जाए, यूं कह लूं या यूं बोल दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए। अब इस केस में न्यूट्रल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रही थी, तो आप वो वाला जो सम था बच्चों उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए और फिर
दोनों का डिफरेंस निकालिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बच्चों आप लोग काम कर सकते हैं। वही वाला सब मैं फिर बोल रहा हूं, आप यहां का पोटेंशियल निकालिए, यहां का पोटेंशियल निकालिए और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए और अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी। आपको ध्यान है उसी क्वेश्चन के लेटर पार्ट में मैंने आपको ये भी कराया कि बच्चों यहां से अगर जितनी वेलोसिटी से फेंका है तो यहां पहुंचने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगी, कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा हो बच्चों। तो ये एक तरीका है बच्चों एसके वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का, पलायन वेग को ज्ञात करने का। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा बढ़ना भी चाहिए मेरे ख्याल से हमको। अभी बच्चों में यहाँ पर ये बहुत बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, ये बहुत काम का तरीका जिससे आप बहुत सरलतापूर्वक काम कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को यूज करके बच्चों मैं आपको एक अच्छा सम करके बताता हूँ। देखिए, तो एक तरीका तो ये इसके वेलोसिटी को लिए कि आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, मतलब एनर्जी को कंजर्व करके कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये वाला तरीका अपनाइए। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर वीएफ, यहाँ पर क्या है बच्चों, वीएफ है उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है। और अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों इन्फिनिटी पर होती है, इन्फिनिटी पर होती है ग्रेविटेशन फील्ड 0 और इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी 0 होता है। लेकिन जो मैंने ये वाला भी आपको सम बताया, मैं फिर बोल रहा हूं, जो मैंने अभी आपको ये वाला सम बताया बच्चों, उसमें न्यूट्रल पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो रही थी, न्यूट्रल पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो रही थी, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा था। न्यूट्रल पॉइंट पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही थी, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ये काम की बात है बच्चों। जैसे देखिए, ये मास m था मेरे ख्याल से, ये मास 4m था, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 6r थी। ये जो डिस्टेंस आई थी बच्चों, ये डिस्टेंस 2r आई थी, ये डिस्टेंस 2r आई थी, और ये जो डिस्टेंस आई थी बच्चों नेचुरली ये कितनी आई थी, और 4r आई थी। अभी इस पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 आई थी। अभी इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल के देखिए, इस पॉइंट पर अगर आप निकाल कर देखेंगे बच्चों तो पोटेंशियल क्या आएगा, इस न्यूट्रल पॉइंट पर, पोटेंशियल एट न्यूट्रल पॉइंट निकालिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों -gm/2r। भाई इस मास से इसकी डिस्टेंस 2r है और इस मास से इसकी डिस्टेंस कितनी बच्चों, ये कितनी है, 4r। ये लीजिए भाई, ये मास है m और ये डिस्टेंस है 2r और ये मास है 4m और ये डिस्टेंस है 4r। अब इसको अब अगर सॉल्व करके देखें बच्चों तो ये कितना आ रहा है, -3/2 gm/r, ये आ रहा है बच्चों। ये देखिए, तो क्या इस केस में आया? नहीं आया। अब यहां पर आप वही काम कर सकते हैं, आप क्या करें, एक तो यहां पर पोटेंशियल निकालें और यहां पर पोटेंशियल निकालें। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, इनिशियल, और ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल। अब मैं आपको करके बताता हूं, चलिए हम एक काम करें, इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालें बच्चों। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा भाई, पहले वाले मास का डिस्टेंस इतनी और दूसरे वाले मास की डिस्टेंस बच्चों कितनी, अब 5r। ये लीजिए, पहले वाले मास की डिस्टेंस r और दूसरे वाले मास से डिस्टेंस कितनी बच्चों, 5r। तो इस तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल ना, ये इनिशियल पोटेंशियल आएगा। अब इसमें 5 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 4 हो जाएंगे बच्चों 9 gm/5r। ये आपके पास में इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल आ गया और फाइनली जो है बच्चों वो कहां पर पहुंच रहा है, न्यूट्रल पॉइंट पर। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब आप रख दीजिए और सॉल्व करके देखिए बच्चों, डिट्टो वही का वही आंसर मिलेगा जो आपको वहां पर मिल रहा था। तो ये एक बात है बच्चों, यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि एसके वेलोसिटी के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ वी फाइनल। वी फाइनल यानी कि आपको क्या करना बच्चों, वी फाइनल से मतलब क्या होता है, फाइनल मतलब जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है और अमूमन वो इन्फिनिटी पर जाकर होती है और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल भी 0 होता है, पर ऐसा हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और इनिशियल तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है बच्चों। तो ये इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक और तरीका है। हम एक क्वेश्चन कर देते हैं इस पर, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको बच्चों। देखिए, ये हमारे पास में हमारी पृथ्वी है, ये हमारी धरती है जहां पर हम निवास करते हैं और ये रहा साहब इसका सेंटर। अब आपसे बोला है कि बच्चों इसमें हम अर्थ के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दें, अर्थ के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दें कि वो थेट इंफिनिटी तक पहुंच जाए, इट शुड रीच टू इंफिनिटी। क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पे से, पृथ्वी के केंद्र पे से कितना वेग प्रदान करें कि वो कहां पहुंच जाए, अनंत पर। करिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चों। एस्के वेलोसिटी हैज टू बी फाउंड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। आपने अर्थ में ऐसे कोई टनल खोद दिए और उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका तो वो कितनी वेलोसिटी से जाए कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए। बच्चों बड़ा सरल सा क्वेश्चन है और खटाखट फटाफट सॉल्व करने का है।
चलिए साहब, अभी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बच्चों हमारे पास में दो तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास में दो तरीके हैं बच्चों। मैं पहली अप्रोच आपको बताता हूं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि आप यहां से उसको कितनी वेलोसिटी दें, आपको यह कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है। अब बच्चों जैसे देखिए, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ को ये बाहर जाएगा, भाई आपने एक टनल खोद रखी है, यहाँ पर इस तरह की एक सुरंग खोद रखी है आपने, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा बच्चों वैसे वैसे उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वैरी करेगा। भाई आपको पता है अर्थ के अंदर जाने पर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है और अर्थ से बाहर जाने पर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है, दोनों जगह पे कम होता। तो अब अगर बच्चों में यहां पर अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं ये देखिए, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है और ये मैंने इसमें इस तरह की एक सुरंग खोद रखी है, ये मैंने इस पर क्या इस तरह की टनल बना रखी है और यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका। अब अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पर, अर्थ के सेंटर से डी डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह से d गहराई पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इतना होता है और इससे हम लोग बच्चों g इंटू आर माइनस डी अपॉन आर भी लिख दें तो मुझे नहीं लगता बच्चों किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन? g इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, ये हो गया साहब। ये आपके पास में आ गया बच्चों GD, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहां पर, डेप्थ D पर। अब ये इससे देखिए, अब यदि मैं आपको बोलूं सरफेस से डेप्थ D है, सरफेस से अगर डेप्थ D है तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों R माइनस डी। नेचुरल सी बात है भाई, इस पॉइंट की सरफेस से डिस्टेंस है D, सरफेस से वो D गहराई पर है तो सेंटर से कितनी ऊंचाई पर है, R माइनस डी। और इससे बच्चों में जी डी बराबर कितना, g इंटू आर माइनस डी को मैं x लिख सकता हूं। सपोज कीजिए कि अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, x, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट दिस पोजीशन, ये होगा बच्चों। तो ये इस जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ गया, मतलब इस जगह पर बॉडी को जो एक्सीलरेशन मिल रहा है बच्चों वो ये मिल रहा है। भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में वेरिएशन आएगा, ये आप जानते हैं बच्चों। आपसे पूछा है कि मैं यहां पर से कितनी वेलोसिटी दूं कि वो सीधा अनंत पर पहुंच जाए। थोड़ा सा मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, अर्थ के सरफेस से डी गहराई पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इतना, आपने एलसीएम वगैरह लिया, ये आया। और आर माइनस डी जो है बच्चों, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, नेचुरली सेंटर से आर माइनस डी होगी जिसको आप gx बाय आर लिख देंगे। सो अगर हम देखें तो सेंटर से एक्स ऊंचाई पर, सेंटर से एक्स ऊंचाई पर उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन इतना है और अब एक्सीलरेशन इतना है साहब। अब मैं इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx देता हूं। अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx देता हूं, नेचुरल सी बात है जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में, उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा बच्चों वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। तो हम यहां पर अगर देखें बच्चों तो इस तरह हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, v इंटू डी वी बाय डी एक्स। ये हम लोग जानते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है विच इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाय डी एस। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये a है, ये v है, ये dv है और ds को आप क्या लिख देंगे बच्चों, dx। ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट चली तो इस तरीके से बच्चों क्या आ गया, a इंटू डी एक्स बराबर क्या, v इंटू डी वी आ गया। अब बच्चों एक काम करते हैं, इसको दोनों बाजू इंटीग्रेट करते हैं, इसको दोनों बाजू इंटीग्रेट करते हैं। ये लीजिए आपने इंटीग्रेशन किया, मैं दोनों पक्षों का बच्चों समाकलन कर रहा हूं। अब जरा गौर कीजिए, शुरुआत में बॉडी कहां पर थी, सेंटर पे थी, तो x की वैल्यू 0 थी। गौर कीजिएगा यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, 0, बिकॉज x जो डिस्टेंस लिया दैट यू पीपल हैव टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। चलिए साहब 0, और इस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। भाई 0 वाली पोजीशन पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब जब बॉडी यहां से यहां सरफेस पर पहुंचेगी, जब बॉडी यहां से यहां सरफेस पर पहुंचेगी बच्चों, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r। भाई लेफ्ट हैंड साइड पर मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में। जब बॉडी सेंटर पे थी तो x की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू यहां पर 0 थी, और जब बॉडी यहां पर पहुंची तो x की वैल्यू r हो गई। और जब बॉडी सेंटर पे थी तब की वेलोसिटी आपको निकालनी है, और जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी बच्चों तो वेलोसिटी कितनी आएगी आपको पता है। चलिए मैं इसको यहां पर, मुझे लिखने के लिए स्पेस कम मिलेगी, मैं इसलिए इसको यहां लिखता हूं। ये लीजिए साहब, इंटीग्रेशन a dx बराबर v इंटू डी वी।
ये आया बच्चों। अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर देखूं तो जब बॉडी यहां पर थी, सेंटर पे थी, तो x की वैल्यू 0 थी और यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है जिसको मैंने वी सपोज कर लिया। अब जब बॉडी सरफेस पर पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी, तब उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, r। और जब यहां पर पहुंचेगी तब आपको यहां की s की वेलोसिटी ऑलरेडी पता है। यहां की s की वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, √2gr। भाई आपसे पूछा है कि मैं यहां से कितनी वेलोसिटी दूं कि वो इंफिनिटी तक पहुंच जाए, यही पूछा आपसे। आपको पता है जब बॉडी यहां से यहां जाएगी बच्चों तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर फोर्स, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो बढ़ते जा रहा है और वो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वो रिटार्डेशन है। तो यहां से यहां तक जाने पर उसकी वेलोसिटी कम होगी और अगर यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी √2gr या इससे ज्यादा हो गई तब तो उसने सीधा इंफिनिटी तक पलायन कर जाना है। आप इसको ऐसे समझिए ना कि भाई अगर मैं यहां से फेंकता तो मुझे मिनिमम कितनी वेलोसिटी लगती, √2gr। अभी थोड़ी देर पहले आपने डिराइव किया, अगर मैं उसको यहां से फेंकता तो उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती, √2gr। तो बस मैं यहां से कितनी वेलोसिटी दूं कि यहां पर पहुंचने के बाद एटलीस्ट उसके पास में √2gr बच जाए। अगर इतनी बच गई ना तो मेरा काम हो जाएगा। खोपड़ी को जरा लगाने का बच्चों, मैंने उसको यहां से फेंका, धीरे धीरे वो ऊपर जा रही है, अगर यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी √2gr बच गई तो फिर वो इन्फिनिटी तक अपने आप पहुंच जाना। तो बस सीधी सीधी बात है बच्चों, जब यहां पर था तो x की वैल्यू 0 थी, यहां पे वेलोसिटी पूछी है, जब यहां पहुंचेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी r और वहां वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम √2gr हो जाना चाहिए बच्चों। अभी देखिए, अभी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो कितनी बच्चों, 0 से r तक, और ये बच्चों कितना, gx/r, gx/r, और ये x की पावर कितनी है, 1 है। भाई कुछ नहीं लिखा, मतलब x की पावर 1 है। और यहां पर बच्चों यदि मैं इसको देखूं तो इधर, तो चलिए मैं एक और स्टेप ही लिख लेता हूं, ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया और ये हो गया v की पावर 1 और dv, इस तरह से। अब यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट पे, तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो ये g/r और ये 0 to r। अब इंटीग्रेशन भी कर ही देते हैं इसी साथ में। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और लिमिट 0 to r होगा। भाई x की पावर 1 का इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 to r, और यहां पर बच्चों यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा तो v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और लिमिट बच्चों ve से कितनी, √2gr, ये आ गया। अब बच्चों क्या होगा, देखिए 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये 2 और 2 2 2 हो गए। अभी ये कितना आएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू g/r और ये x है और x की पावर 2। अभी लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये r की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2 इधर, और इधर लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों कितना, √2gr का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, सिंपली 1 ही बचा है, कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। देखिए पहले v की जगह क्या रखा, √2gr, फिर v की जगह कितना रखा, ve, ये कुछ हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये r स्क्वायर में से 0 गया तो ये g/r इंटू r स्क्वायर और बराबर कितना बच्चों, 2gr माइनस ve नॉट स्क्वायर, ये आ गया। और r से r क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू gr, दिस इज इक्वल टू 2gr माइनस ve स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास में कितना आएगा, हमने देखना है बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या चीज, मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा है, बिल्कुल माशाल्लाह मैंने बिल्कुल सही करा है। अब बच्चों हाँ, मैंने एक छोटी सी गलती करी है, आप वो गलती पर जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या गलती करी है। मैंने ये गलती करी है बच्चों, ये जो एक्सीलरेशन है एक्चुअली इस केस में वो इधर लग रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है। भाई आप बॉडी को यहां से यहां ले जा रहे हैं, बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, दोनों अपोजिट हैं, मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशन। भाई जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से नीचे आते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होते जाता है, मतलब ऊपर जाने पर बढ़ता जाता है। तो वो जो ऊपर जाने पर बढ़ रहा है तो वो यहाँ पर तो रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तो सेंटर की तरफ लगेगा और बॉडी ऊपर जा रही है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन है बच्चों, इसीलिए ये जो एक्सीलरेशन है उससे मुझे gx/r नहीं, मुझे उससे माइनस gx/r लिखना चाहिए। I should write this is minus gx/r because it is a sort of retardation। तो ये माइनस आएगा बच्चों, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, और इस तरीके से बच्चों अब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ve स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, 2gr प्लस gr, ये हो जाएगा। और इसको हम हल कर लेंगे बच्चों तो ve की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ve की वैल्यू इस केस में आ जाएगी कितनी,
√3GR। ये लीजिए साहब, भाई आप तो एक तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले तो 2GR प्लस GR कितना हो जाएगा बच्चों 3GR, और 3GR का रूट हो जाएगा बच्चों √3GR। और इसके बाद में यदि हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, ये देखिए 3, और G की वैल्यू कितनी बच्चों GM/R² इंटू R। और इस तरह से बच्चों ये कितना हो जाएगा √3GM/R। सो ये हमारे पास में बच्चों एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है। नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर हम सरफेस से फेंकते थे तो √2GM/R आती थी, और इस केस में उससे ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि कुछ वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक भी स्पेंड हो जाएगी भाई, सम एक्सीलरेशन इज देयर, सम रिटार्डेशन इज देयर। तो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हल करके समझाता हूँ बच्चों आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको बोला कि अर्थ के सेंटर से एस्केप वेलोसिटी बताइए। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टनल खोद दिया, अर्थ के सेंटर से मुझे एस्केप वेलोसिटी बतानी बच्चों। हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस से गहराई d पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये होता है, जिसको एलसीएम लेकर सॉल्व कराइए आया भाई। अगर सरफेस से गहराई d है तो सेंटर से डिस्टेंस r - d होगी। अगर सेंटर से बच्चों, अगर सरफेस से d है तो सेंटर से कितनी होगी r - d, और r - d को हमने कितना लिख दिया बच्चों x लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बच्चों v × dv/dx। हमने ये वाला फार्मूला देखा बच्चों, और यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया तो ये हो गया। अब मैं इसको दोनों बाजू इंटीग्रेट करूंगा, और a की वैल्यू कितनी बच्चों ये है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो ये रिटार्डेशन होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है अगर एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में इंपार्ट होता है तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, अदरवाइज बच्चों वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो दिस इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन, और नेगेटिव एक्सीलरेशन होने के कारण बच्चों हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। और जब इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है 0 पॉइंट पर भाई v, और जब यहाँ पर पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी, यहाँ पर पहुंचने के बाद उसके पास मिनिमम वेलोसिटी √2GR होना चाहिए। अगर वो आ गई तो बच्चों फिर तो अपना काम अनंत तक हो जाएगा। और इसको आपने इंटीग्रेट करना है, उधर भी इंटीग्रेट करना है। 1 + 1 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर x की जगह r रखा, फिर x की जगह 0 रखा, फिर v की जगह आपने √2GR रखा, और v की जगह √VE रखा, और ये v की जगह VE रखा। और आप बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएंगे बच्चों, माइनस वाला उधर जाके प्लस, और ये वाला माइनस आके इधर प्लस, और इस तरीके से बच्चों एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बच्चों एक तरीका था। अब मैं इसी प्रॉब्लम को केवल 2 स्टेप में आपको करके बताता हूँ। 2 स्टेप में क्या है बच्चों, सीधी बात है, मैंने आपको बताई अभी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, √2 × v इंफिनिटी, या यूं बोला जाए कि v फाइनल। फाइनल मतलब जहां पर बॉडी को आपको ले जाना है, फाइनल मतलब जहां पर आपको बॉडी को ले जाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल, और vi मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां तक ले जाना है, वो जहां से लेके गए थे। vi इनिशियल और v फाइनल ये है बच्चों। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसी तरीके से अप्रोच करूं बच्चों तो ये √2, और फाइनली ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों 0 होगा। इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद 0 हो जाएगा। और इनिशियली यानी सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने देखा है स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है, स्फीयर के सेंटर पर वो होता है बच्चों -3GM/2R। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, किसी भी स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल होता है -3/2 ये होता। तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस प्लस हो जाएंगे, दिस इज 3GM/2R ये हो जाएगा। और फिर बच्चों यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, सो दिस वुड बी √3GM/R ये हो गया। अब जो काम आपने इतना सारा लंबा चौड़ा करा वो काम आपके पास में 2 स्टेप में हो गया। सो दिस इज अ वेरी लॉलीपॉप काइंड ऑफ फार्मूला बच्चों, जो कि आपको एस्केप वेलोसिटी को डिटरमाइन करने में बहुत सरलतापूर्वक मदद करेगा। फाइनली पोटेंशियल लिखना है, जो कि जनरली केस में 0 होता है, क्योंकि फाइनली बॉडी इन्फिनिटी पर पहुंच रही है। और ये इन्फिनिटी का पोटेंशियल बच्चों, सॉरी इनिशियल सेंटर पे था, सेंटर पे पोटेंशियल ये होता है, माइनस प्लस हो गया, इस तरह से काम हो गया। तो ये भी एक फार्मूला बच्चों हम कर सकते हैं। इस फार्मूले को यूज करके हम कोई भी के हमको क्वेश्चन करना बच्चों, हम बहुत सरलतापूर्वक जा सकते हैं, बच्चों। बस सिंपल सी बात है बच्चों, फाइनली वो पोजीशन होती है जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और अमूमन केसेस में बच्चों वो इन्फिनिटी पर होती है।